डीएनए मित्रों, ईरान की लड़ाई दुनिया को डरा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने और 10 दिन ईरान के पावर प्लांट पर हमला नहीं करने का ऐलान किया है। ट्रंप के इस ऐलान और ईरान की नई वॉर स्ट्रेटेजी को हम विस्तार से डिकोड करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले हम उस युद्ध का विश्लेषण करेंगे जो अपने देश में चल रहा है। प्रसिद्ध विद्वान एरिक फ्रॉम ने कहा है कि लालच एक अथाह गड्ढा है जो व्यक्ति को संतुष्टि पाने के अंतहीन प्रयास में थका देता है, बिना कभी संतुष्ट हुए। ईरान वॉर की आड़ में देश में लालची समूह ने अफवाह युद्ध छेड़ दिया है। ज्यादा दिन नहीं हुए, 15 दिन पहले गैस की किल्लत के नाम पर लोगों को लाइन में लगाया गया, तेल की काल्पनिक किल्लत की अफवाह फैलाई गई। मित्रों, मुनाफाखोरों की यह लालची प्रवृत्ति आपकी हमारी जेब पर चोट कर रही है। इसलिए आज हम पहले अफवाह गैंग की लालची प्रवृत्ति पर चोट करने वाला विश्लेषण करेंगे। देश के कई शहरों में लाइन लगी है, कहीं गैस के लिए लोग कतार में खड़े हैं तो कहीं तेल के लिए लंबी लाइन है। देश के किसी भी शहर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की किल्लत असल में है ही नहीं। फिर गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लाइन लग क्यों रही? इसका जवाब है अफवाह गैंग। अफवाह वाली आपदा को अवसर में बदलकर जमाखोरी और कालाबाजारी की जा रही है। मित्रों, जी न्यूज ने अफवाह गैंग के खिलाफ अभियान चलाया है। हमने आपको एक फोन नंबर भी दिया है जिस पर आप जमाखोरी और कालाबाजारी की तस्वीरें हमें भेज सकते हैं ताकि उस पर एक्शन हो सके। मित्रों, हमने देश भर में अफवाह गैंग के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया उसका एक्शन आपको आगे दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह देखना चाहिए कि तेल और गैस को लेकर जो अफवाह फैलाई जा रही है उसका असर क्या हो रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे कि अफवाह गैंग का खतरा कितना बड़ा है और इसके खिलाफ अभियान की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले मध्य प्रदेश के महर की यह तस्वीर देखिए। ट्रैक्टर ट्रॉली में बड़े बड़े ड्रम रखे हैं। तस्वीर में 4 ड्रम दिख रहे हैं। एक ड्रम में कम से कम 200 लीटर डीजल आएगा, यानी एक आदमी 4 ड्रम में 800 लीटर डीजल लेने पहुंचा है। तस्वीर में जो लोग दिख रहे हैं वो किसी कारखाने के मालिक नहीं है। मतलब ये लोग जरूरत से ज्यादा तेल खरीद रहे हैं। अब या तो ये जमाखोरी कर रहे हैं या फिर कालाबाजारी के लिए 800 लीटर डीजल खरीदा जा रहा है। और सुनिए, नियम को किनारे रखकर पेट्रोल पंप वाले भी उनको डीजल दे रहे हैं। मित्रों, किल्लत वाली अफवाह कितनी खतरनाक है, क्यों हम बार बार आपसे आग्रह कर रहे हैं कि इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। इसे समझने के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से आई एक तस्वीर आपको हम बिग वॉल पर दिखा देते हैं। और इस तस्वीर को देखिए। गैस सिलेंडर की किल्लत वाली अफवाह के कारण आदमी ज्यादा से ज्यादा सिलेंडर लेना चाहता है और उसका नतीजा देखिए आप। जब देश में कहीं कोई गैस की किल्लत नहीं है, सरकार बार बार आश्वासन दे रही है और देखिए जरा, पुलिस लाचार है, सिलेंडर के लिए मारामारी है। क्यों हो रही है मारामारी? काल्पनिक किल्लत वाली अफवाह से डरे लोग कंट्रोल नहीं हो पाए और इस मारपीट में एक युवक का सिर फूट गया। यह अफवाह से उपजा हुआ डर है। एलपीजी की किल्लत नहीं है, फिर भी हर आदमी ज्यादा से ज्यादा सिलेंडर स्टोर करना चाहता है। अफवाह गैंग ने लोगों को इतना डरा दिया कि उन्हें लग रहा है कि मेरा नंबर आने से पहले ही सिलेंडर खत्म हो जाएगा। मित्रों, आज ये मारपीट सिद्धार्थनगर में हुई, कल हमारे आपके शहर में भी हो सकती है। इसीलिए जरूरी है कि अफवाह गैंग और जमाखोरों के खिलाफ एक्शन में हम प्रशासन की मदद करें। अब देवरिया से आई तस्वीर भी देख लीजिए। यहां डीजल लेने के लिए एक आदमी जनरेटर लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंच गया। अफवाह का डरावना असर समझिए कि पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने नियम का हवाला देकर गैलन में तेल देने से मना किया तो जनरेटर लेकर ही पहुंच गया। मतलब डीजल चाहिए, किसी भी सूरत में चाहिए। यही अफवाह गैंग का असर है। देवरिया में ही एक दूसरे पेट्रोल पंप पर एक आदमी गैलन लेकर तेल लेने पहुंचा। पेट्रोल पंप कर्मचारी ने मना किया तो झड़प हो गई। अब आपको दिल्ली से आई एक तस्वीर बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। एलपीजी एजेंसी के बाहर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बाउंसर तैनात कर दिए गए। आज से पहले आपने फिल्म स्टार्स और सिंगर्स के लिए प्रोग्राम में बाउंसर्स की तैनाती देखी और सुनी होगी, लेकिन अब गैस एजेंसी के बाहर बाउंसर तैनात हैं। सोचिए अफवाह गैंग ने कैसे हालात बना दिए। सुनिए यहां सिलेंडर लेने आए लोगों ने क्या क्या शिकायतें की। इन्होंने बाउंसर लगा रखे, बाउंसर मारपीट भी करते हैं, लोगों से बदतमीजी करते हैं। कोऑपरेट नहीं कर रही, जेंट्स कोऑपरेट नहीं कर रहे, बहुत बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ।
हाथ मरोड़ दिया, घड़ी तोड़ दी, कहते घुस के दिखाऊंगा। लेकिन जो पब्लिक है उनका कहना है कि आप लोग रोक रहे हैं, आप लोग इनको इसलिए रोक रहे हैं जो पब्लिक सुबह 4 बजे आई है और 10 बजे तैयार होकर आके बीच में घुसेंगे, सर हम उनको रोक रहे हैं, इनको नहीं रोक रहे। 15 दिन सर मेरी जॉब लगी है अभी, और सर आज छुट्टी मेरी हो गई है सर, जॉब लगी पड़ी दापे में ही। 6 बजे ड्यूटी पे जाए या सिलेंडर खरीदे। बुकिंग 15 दिन पहले हो चुकी है मेरी। अच्छा। अभी तक मित्रों, अफवाह गैंग ने जो किल्लत वाला काल्पनिक भय खड़ा किया, उसका असर देश भर में छोटे बड़े शहरों में दिखाई दे रहा है। यूपी के लखीमपुर में भी लोग गैलन लेकर तेल लेने पहुंचे तो बाराबंकी में भीड़ को शांत करने के लिए माइक से ऐलान किया गया, समझाया गया कि सबको तेल मिलेगा। मध्य प्रदेश के कटनी में तो गैस सिलेंडर की चोरी हो गई। 3 आरोपी पकड़े गए तो उनके पास से 8 सिलेंडर जब्त हुए। सोचिए, सिलेंडर अब बहुमूल्य संपत्ति हो गया है, इसकी भी चोरी हो रही। मित्रों, प्रसिद्ध अमेरिकी विचारक नॉम चॉम्स्की ने कहा है कि जब लोग संकट में होते हैं तब मुनाफाखोरी सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक विफलता भी होती है। देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें अफवाह गैंग की नैतिक विफलता और मुनाफाखोरी का सच बता रही है। हमने आपको चुनिंदा तस्वीरें दिखाई हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि अफवाह गैंग का नेटवर्क कितना मजबूत और सक्रिय है। सरकार लगातार कह रही है कि तेल और गैस की किल्लत नहीं है, फिर भी लोग किल्लत वाली अफवाह के शिकार हो रहे हैं। पैनिक में आकर तेल खरीद रहे हैं, सिलेंडर स्टोर कर रहे हैं। हम फिर कहेंगे, आज सभी को जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए, क्योंकि आज जो कालाबाजारी और जमाखोरी हो रही है वो कल हमको आपको लाइन में लगा सकती है। डीएनए मित्रों, अफवाह वाली जो इमरजेंसी का अखिल भारतीय इफेक्ट आपने देखा, अब हम इस जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ जी न्यूज का ऑपरेशन दिखाने वाले हैं। मित्रों, जी न्यूज की टीम ने देश भर के पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन पर हो रही जमाखोरी की जांच की और जहां जहां कुछ भी गलत पाया उसे पहले अपने कैमरे में कैद किया, फिर संबंधित अधिकारी को इसकी जानकारी दी और यह सुनिश्चित किया कि इसके खिलाफ एक्शन। सबसे पहले आपको बिहार की राजधानी पटना की तस्वीर देखनी चाहिए। ये तस्वीरें अफवाह वाली इमरजेंसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक तरफ जहां लोग लंबी लंबी लाइन में पेट्रोल डीजल के लिए खड़े हैं, वहां एक ई रिक्शा में 80 लीटर डीजल ले जाया जा रहा है। इस तस्वीर में सिर्फ जमाखोरी नहीं दिख रही बल्कि बहुत बड़ी लापरवाही भी नजर आ रही है। मित्रों, पटना की सड़कों पर पानी की बोतलों में 80 लीटर डीजल लेकर जाता ई रिक्शा किसी चलते फिरते बम से कम नहीं है। लेकिन जब डीजल खरीदने वाले शख्स से जमाखोरी और लापरवाही पर सवाल किया गया तो यह उल्टा हमारे संवाददाता को धमकी देने लगा। जमाखोर की रंगदारी वाला यह संवाद आपको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। जो यहाँ पर बड़े बड़े जार हैं, देखिए इस जार में लोग यहाँ से अभी से तेल जमा करने के लिए अपने घरों में ले जाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और देख लीजिए, ये बताइए कहाँ गया ये ड्राइवर? ये जो ड्राइवर है, रुको, इधर रुको, रुको, देखिए ये भाग रहा है। कोई कागज है आपके पास? इतने ये 4 जार लेके आप आए हैं, कागज है आपके पास? आप बताइए। मीडिया वाला रहने लगेगा तो पता चल जाएगा, ये लोग तुरंत बढ़ना। नहीं कुछ ढंगे नहीं है। क्या बताइए ना, आप कहाँ से लेके आए थे? तो घर से लेके आया। नहीं, आप इस तरह से बदतमीजी से बात करोगे, इस तरह से बदतमीजी से बात करोगे। भैया, ये बदतमीजी से बात कर रहा है, मीडिया से ये कह रहा है कि हमारे घर के लिए आया है। ये देखिए, ये इस तरह के लोग हैं जो ये ब्लैक करने के लिए, घर में जमा करने के लिए तेल ले जा रहे हैं। और जब इनको रोका गया तो ये भाग रहे थे, जब इनको पूछा गया तो ये बदतमीजी से बात कर रहे हैं। ये लोग हैं पटना में जो लगातार यहाँ पर पैनिक कर रहे हैं, लोगों को अफवाह उड़ा रहे हैं और लोगों को इस तरह से कतारबद्ध कर रहे हैं। सुना आपने? सवाल पूछने पर यह व्यक्ति धमकी दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है। इसी को कहते हैं चोरी और सीना चोरी। डीएनए मित्रों, पानी की बोतलों में पेट्रोल डीजल की जमाखोरी वाला ये खेल इक्का दुक्का जगह पर नहीं चल रहा है। अफवाह वाली इमरजेंसी का असर ऐसा है कि लोग बोरियों में 1 लीटर वाली पानी की बोतलों में पेट्रोल लेने पहुंच गए। और तो और पेट्रोल पंप कर्मचारी बिना किसी सवाल जवाब के इनमें पेट्रोल भर भी रहे हैं। मित्रों, पटना के पेट्रोल पंप्स पर जमाखोरी वाला खेल धड़ल्ले से चल रहा है। रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन जी न्यूज ने इसके खिलाफ अभियान चलाया है। आपदा को अवसर बनाने वाले इन जमाखोरों के खिलाफ एक्शन जरूरी है। लिहाजा पटना में मौजूद जी मीडिया संवाददाता प्रशांत कुमार ने हेल्पलाइन नंबर पर फोन लगाया।
हेल्पलाइन नंबर पर जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो प्रशांत कुमार सीधे कंट्रोल रूम पहुंचे और यह सुनिश्चित किया कि इस जमाखोरी पर फुल स्टॉप लगे। आज मैंने आपको फोन करने की कोशिश की थी इस नंबर पर, जैसे पटना का बोर्डिंग रोड में अभी कोई फोन नहीं आया। हाँ 2219-810 पर आप फोन कीजिए, देखिए उठाते हैं कि नहीं। नहीं, वो तो अब सामने है तो फोन तो उठेगा ही। पेट्रोल पंप पर जब मैं पहुंचा, मैंने देखा कि पानी के बोतलों में 1 दर्जन पानी के बोतलों में वो पेट्रोल भर भर के बेच रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या इसका परमिशन है, मैं अभी फ़ोन करता हूं आपके कंट्रोल रूम पर, लेकिन आपके कंट्रोल रूम से फ़ोन नहीं उठा। मेरे पास वो हैं कि मैंने कितने कॉल्स की, और उसके बाद वहाँ पर पेट्रोल जो है वो बोतलों में भर के लोग ले गए। इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है। आपको वीडियो दिखा सकते हैं। बिल्कुल सर, आपके पास वीडियो होगा, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है, उस पर कार्रवाई होगी। वैसे इस समय सरकार को खासतौर से बहुत सख्त होने की जरूरत है। उनके अधिकारी इस तरीके से आराम से कुर्सी पर एक तरफ टेढ़े होकर बैठकर अगर इतना कह दें कि अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है, तो निश्चित तौर पर आगे चलकर लोगों के लिए गलत होगा, क्योंकि ये जमाखोर ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि पूरे देश में संकट के हालात पैदा हो जाएंगे। जो सही में जरूरतमंद है उनको सही वक्त पर ना तो तेल मिल पाएगा ना सिलेंडर मिल पाएगा, अगर इसी तरीके से ये कालाबाजारी चली। और इसी वजह से जी न्यूज ने इस मुहिम को शुरू किया है, और ये मुहिम हम कोई खबर दिखाने के लिहाज से नहीं कर रहे हैं, हम जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं कि इसको हम सिर्फ खबर तक सीमित नहीं रखेंगे। जब तक उन जमाखोरों और कालाबाजारी करने वाले लोगों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हम इसको लगातार दिखाते रहेंगे। मित्रों, जी न्यूज के एंटी जमाखोरी अभियान का असर शहर शहर दिख भी रहा है। कल हमने डीएनए में आपको दिखाया था कि कैसे लखनऊ के पेट्रोल पंप पर इसी तरह ड्रम में डीजल की बिक्री हो रही थी। जी न्यूज संवाददाता ने मौके से एडीएम को इसकी जानकारी दी और इसका असर आज देखने को भी मिला। आज लखनऊ के अलग अलग पेट्रोल पंप्स पर एडीएम ने लाइव रेड की और यह सुनिश्चित किया कि पेट्रोल डीजल की जमाखोरी ना हो। जी न्यूज के अभियान में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का एक मॉडल भी सामने आया। देश भर से ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि बिना बुकिंग के ही गैस सिलेंडर की डिलीवरी के मैसेज आ रहे हैं, लेकिन सिलेंडर दरवाजे तक पहुंचा ही नहीं। आज मुंबई में जब हमारे संवाददाता गैस सिलेंडर के गोदामों में पहुंचे तो कई लोग ऐसे मिले जिनके नाम पर सिलेंडर की बुकिंग हो चुकी थी, डिलीवरी का मैसेज भी आ गया था, लेकिन वो अभी तक अपने सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं। एक ही तरीके के इतने सारे मामलों के सामने आने के बाद यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये सिलेंडर जा कहां रहे हैं? क्या फर्जी तरीके से डिलीवरी दिखाकर सिलेंडर को स्टॉक तो नहीं किया जा रहा? क्या सिलेंडर की कालाबाजारी तो नहीं की जा रही? मित्रों, इन्हीं सवालों के साथ जब जी न्यूज के रिपोर्टर अश्वनी पांडे इस गैस एजेंसी के अंदर पहुंचे तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था, और तो और गैस एजेंसी के कर्मचारियों ने रिपोर्टर को जबरन बाहर निकाल दिया। कहना है कि इन्होंने 19 तारीख को गैस बुक किया और डिलीवरी हो चुकी है, लेकिन इनके घर पे नहीं पहुंची है। योर भारत गैस सिलेंडर वॉज डिलीवर्ड ऑन, ये 20 तारीख को आपको डिलीवर कर दिया है, ऐसा तो यानी आपके यहाँ डिलीवर नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। इनकी जो बुकिंग है ये डिलीवर दिखा रही है, लेकिन अभी तक इनके घर पर गैस नहीं पहुंचा। तो क्या कालाबाजारी चल रही है? क्या कैसे हो रहा है? डिलीवरी का मैसेज ऐसा सब जगह, इससे पहले भी मेरे साथ भी हो चुका। डिलीवरी का मैसेज 13 तारीख को आया था, 23 तारीख को मेरे को सिलेंडर आया है। अच्छा, मतलब आपको भी ऐसा हुआ? 13 तारीख को लोगों को ना देके कहीं और जा रहा है, लोगों को सिलेंडर मिल नहीं रहा है, यानी दूसरे कहीं जा रहा है। मैनेजर से पूछ लो। मैनेजर कहाँ है आपके? आप दादा? हाँ, स्टाफ हूँ मैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो लोगों की डिलीवरी हो जा रही है सर, एक मिनट में बात के बारे में आपसे मैनेजर बात करेंगे। नहीं, क्या दिक्कत है बताइए? डिलीवर दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये भारत गैस के लोग हैं, यहाँ पर कालाबाजारी हो रही है क्या? ये एक बड़ा सवाल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को डिलीवरी हो गई, इनकी भी डिलीवरी दिखा दी है सर, लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं है। सवाल वाजिब है, लेकिन जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब इसे क्या समझा जाए, क्योंकि ये समस्या किसी एक जगह की नहीं है। मुंबई के ही एक और इलाके में हमारी टीम को एक ऐसे व्यक्ति मिले जिनका नाम का सिलेंडर 7 मार्च को डिलीवरी दिखा दिया गया, लेकिन सिलेंडर अभी तक मिला ही नहीं। अब इनकी समस्या है, ये अगले 25 दिन तक नया सिलेंडर बुक नहीं कर पाएंगे, यानी इनके घर चूल्हा नहीं चलेगा।
मित्रों, सिलेंडर की फेक डिलीवरी वाले इस मैसेज के पीछे की सच्चाई क्या है, हमने इसकी तह तक जाने की कोशिश की। हमारी इस मुहिम में स्थानीय विधायक असलम शेख ने भी हमारा साथ दिया। विधायक के साथ हमारी टीम उस गैस एजेंसी में पहुंची जहां से डिलीवरी का मैसेज आया था। इस मामले के संबंधित अधिकारी यानी टेरिटरी मैनेजर को फोन किया गया तो मैनेजर साहब ने यह माना कि सिस्टम में कहीं ना कहीं तो धांधली हो रही है और इसके खिलाफ उन्होंने ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। एक बंदे को जो है वो एसएमएस आ गया कि आपको डिलीवरी हो गया है और उसको जो है बाटला मिला नहीं है। अभी यहाँ पे भी लाइन में हमने देखा कि 40 दिन पहले वो औरत ने आके अपना लिखाई थी, 40 दिन हो गया, उसको बाटला नहीं मिल रहा है। आपने कार्रवाई क्या करी? मीडिया इसमें लाइव है। आपने एक आधे पे भी कुछ कार्रवाई की है क्या ऐसे लोगों पे? बताइए। अगर ये यहाँ पे जो ऑफिसर दिक्कत हो रही है, हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। कल ऑफिसर को भेज रहे हैं हम लोग। स्टाफ को मैं लाइन अप कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ कि कहाँ क्या कैसे क्यों हुआ है। क्योंकि अजहर नाम की जो टेस्टिमनी में आपकी शेयर करी है, मैं जरूर उनसे दोबारा पूछूंगा। मैंने वो अजहर जी का मेरे पास भी मॉर्निंग में कॉल आया। उनसे बात तक करने राजी नहीं। पहले क्या था? पहले ये था कि हमारे तो बोले थे जाओ जाओ बोल के बात टाल रहे थे, कोई बात करने राजी नहीं था। और अभी आपसे हम मिले, अल्लाह का, आप जी न्यूज़ से हम मिले, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब ऐसा हुआ कि सबसे पहले लाइन भी नहीं लगवाए, सबसे पहले मुझे ही बुलवाए और बोले आपका घर तक बाटला पहुंचा दिया जाएगा। मित्रों, अंग्रेजी कैलेंडर में मार्च का महीना है, भारतीय कैलेंडर में चैत का महीना है, लेकिन इस जमाखोरों ने इसे सावन का महीना बना दिया। काल्पनिक किल्लत की अफवाह के बाद इन्हें देश भर में नोट वाली हरियाली दिख रही है। इसलिए हम आपसे फिर कहेंगे कि जमाखोरों और अफवाह गैंग के खिलाफ सक्रिय होने की जरूरत है। प्रिय मित्रों, जमाखोरी के खिलाफ एक्शन जरूरी है। इसी वजह से जी न्यूज ने यह ऑल इंडिया अभियान शुरू किया है। जमाखोरी के खिलाफ हमारा ऑपरेशन जारी है, लेकिन गैस एजेंसियों के अलावा आम आदमी भी अफवाहों की चपेट में आकर गैस सिलेंडर जमा करने में लग गया है। ऐसे कई केस सामने आ रहे हैं जहां लोग घर में सिलेंडर होने के बावजूद एक और सिलेंडर बुक कर रहे हैं। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके लोग घरों में एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर जमा कर रहे हैं। इस सच्चाई का पता लगाने के लिए हम गैस सिलेंडर की डिलीवरी करने वाले एक ट्रक के साथ निकले। हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा ने गैस सिलेंडर वाले इस ट्रक के साथ भोपाल का चक्कर लगाया और इसमें क्या सामने आया आपको भी देखना चाहिए। ये आप देखेंगे तो ये घर घर वितरण करने वाली गाड़ी है जो सिलेंडर घर घर जाकर जिन्होंने बुकिंग की है उनको बांटती है। क्या नाम है आपका? अनिल। कहाँ ले चल रहे हैं आज आप हमें? सिलेंडर बांटने जा रहे हैं। सिलेंडर बांटने जा रहे हैं? कहाँ जाएंगे? घर घर? घर जिन्होंने बुकिंग की है उनके पास? जी। हमें ले चलेंगे? चलिए खोलिए गेट। सो 8 वालों ने बुकिंग की थी। चलिए सप्लाई कर रहे हैं। होम डिलीवरी सर। होम डिलीवरी ये गैस की उपलब्धता बताती है। ऑनलाइन बुक करिए, आपको घर पे गैस सिलेंडर पहुंच जाएगा। ये देख लीजिए, ऑनलाइन बुक लोग कर रहे हैं, घर तक सिलेंडर पहुंच रहा है, लेकिन लोग डिलीवरी नहीं ले रहे हैं। पंचशील नगर की ये तस्वीरें हैं और इन्हीं तस्वीरों के जरिए जिनको ज़रूरत है वो लोग परेशान हो जाते हैं। लोगों के पास खाली नहीं है तो भी बुक कर देते हैं। तब भी बुक कर रहे हैं। अब ले नहीं रहे सिलेंडर। परेशान आप हो रहे हो? परेशान हम हो रहे हैं। और हाँ, कुछ ले रहे हैं सर, कुछ नहीं ले रहे। क्या कहते हैं जो नहीं लेते? अभी खाली नहीं है, पैसे नहीं। बुकिंग क्यों करते हैं भैया? वो डर के मारे कर रहे हैं बुकिंग। मित्रों, इस काल्पनिक किल्लत के नाम पर देश भर में जो हो रहा है उस पर पूर्ण विराम लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए जी न्यूज ने इसके खिलाफ अभियान चलाया है। इस अभियान में हमें आपका साथ भी चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको अगर कहीं ऐसी जमाखोरी या कालाबाजारी दिख रही है तो उसे रोकें। अगर कोई पेट्रोल पंप आपको पेट्रोल ना दे, गैस एजेंसी आपको सिलेंडर देने से मना कर दे या कहीं पेट्रोल गैस की कालाबाजारी या जमाखोरी हो रही हो तो इसका वीडियो बनाएं और स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पर हमें भेजें। हमारी टीम इस पर एक्शन लेगी, क्योंकि अगर आज ऐसा नहीं किया तो बिना किल्लत के आपको भी लाइन में लगने की नौबत आ जाएगी। अगर आपने आज ये सब देखते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया, आपने ये सोच लिया मेरे घर पे तो इसकी जरूरत नहीं है, मेरी गाड़ी में तो पेट्रोल भरा हुआ है, मुझे संकट नहीं आने वाला, तो यकीन मानिए ये जो कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले, अफवाह फैला रहे हैं, मोटा मुनाफा कमाने में लगे हैं, वो आपको कल हर हाल में लाइन पर लगा देंगे। हॉर्मुज का रास्ता बंद होने से तेल सप्लाई बाधित हुई है।
हमने आपको डीएनए में पहले भी बताया था कि सरकार वैकल्पिक रूट से तेल और गैस आयात कर रही है। मित्रों, सरकार 2 मोर्चों पर काम कर रही है। पहला यह कि देश में तेल और गैस की निर्बाध सप्लाई यानी बिना रुके सप्लाई जारी रहे, इसके लिए वैकल्पिक रूट से तेल गैस के टैंकर भारत आ रहे हैं। और इस जानकारी को आप जरा थोड़ा नोट करके रखिएगा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो आपके पास आके अचानक कहेंगे कि तुरंत जाकर के अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा लो, घर में पेट्रोल या सिलेंडर जमा करा लो। तो जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं इसे प्रामाणिक तौर पर अपने किसी नोटबुक में, अपनी फोन बुक में जरूर रखिए, ताकि आप उसको ये बता और समझा सकें। कूटनीतिक प्रयासों से ईरान भी भारतीय टैंकर्स को हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दे रहा है। मित्रों, 24 घंटे पहले सरकार ने साफ साफ बताया है कि अगले 60 दिन के लिए तेल और गैस की सप्लाई सुनिश्चित कर ली गई है, यानी अगले 2 महीने के लिए। यानी सप्लाई के मोर्चे पर फिलहाल कोई परेशानी नहीं है। सरकार का दूसरा प्रयास यह है कि देश में तेल के दाम नहीं बढ़े। इसके लिए आज पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती कर दी गई। पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए और डीजल पर 10 से 0 कर दिया गया। क्रूड का दाम बढ़ने से तेल कंपनियों को घाटा हो रहा था। तेल कंपनियां दाम बढ़ा सकती थी, इसीलिए सरकार ने टैक्स में कटौती की है। हम फिर कहेंगे फिलहाल संकट नहीं है, लेकिन ईरान वॉर अगर लंबी खिंची तो संकट हमारे ऊपर भी आ सकता है, असर हो सकता है और बिल्कुल हो सकता है। मित्रों, ये थोड़ा मुश्किल वक्त है। ऐसे समय में हमारे नेताओं को आम लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, जनप्रतिनिधि होने का दायित्व निभाना चाहिए, आम लोगों को जागरूक करना चाहिए। लेकिन इस संकट में भी राजनीतिक लाभ के अवसर तलाशे जा रहे हैं। वो फिर से लॉकडाउन लगा सकते हैं और लोगों को घरों में कैद कर सकते हैं ताकि लोग घर से बाहर ना निकल सके। इतिहास को फिर से दोहराया जा रहा है। तो लॉकडाउन छिलो, इतना स्टॉक है, सरकार को बताना चाहिए। एडिक्वेट बोलने से नहीं होता है। कितने आपके पास 2 हफ्ते का स्टॉक है, 1 महीने का स्टॉक है, कितना स्टॉक है? और जो ब्लैक में होर्डिंग कर रहे हैं, अब गैस सिलेंडर ब्लैक में मिल रहा है, मैंने खुद ब्लैक में खरीदा है। यूरिया पहले ही ब्लैक में मिलता था और अब होर्डिंग शुरू हो गई और ब्लैक में जब मिलेगा तो आप वो कैसे कंट्रोल करेंगे? ये सब जवाब देने चाहिए। मित्रों, अच्छा तो ये होता कि हमारे जनप्रतिनिधि अफवाह गैंग के खिलाफ एक साथ आते, लोगों को बताते कि फिलहाल गैस और तेल की किल्लत नहीं होने वाली, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए ये शब्दों में हेर फेर कर वही बात कर रहे हैं जो अफवाह गैंग के आर्थिक लाभ के लिए कही जा रही है। मित्रों, इसीलिए आज हमने पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों से सीधा सवाल पूछा। आप ध्यान से सुनिए कि अधिकारी और वित्त मंत्री ने एनर्जी लॉकडाउन पर क्या कहा। जी न्यूज़ से मेरा सवाल है कि क्या केंद्र की तरफ से राज्यों को यह भी कम्युनिकेट किया गया है कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन लग सकता है? क्योंकि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरह से कहा है कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन लग सकता है, तो क्या वो एक पॉलिटिकल राजनीतिक बयान है या फिर केंद्र की तरफ से उनको इस तरह की सूचना दी गई है? सबसे पहले तो ऐसा कोई डिसीजन नहीं है कि लॉकडाउन लिया जाएगा। सो दिस इज अ र्यूमर, प्लीज मेक इट क्लियर टू एवरीबडी, लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। आज इस निर्णय के कारण सप्लाई कमी नहीं होगा, सप्लाई में अवेलेबिलिटी में कमी ना होगा, जनता को डीजल भी, पेट्रोल भी, क्रूड भी मिलेगा। सरकार साफ साफ बता रही है कि सप्लाई लाइन सुरक्षित है, एनर्जी लॉकडाउन का खतरा नहीं है। हां, क्रूड महंगा होने से तेल का आयात बिल जरूर बढ़ा है, लेकिन इसका असर भी फिलहाल आम आदमी पर नहीं होगा। मित्रों, हम आपसे फिर कहेंगे कि सचेत और सावधान रहना चाहिए, लेकिन यहां पर जिम्मेदारी नेताओं की भी बनती है, जनप्रतिनिधियों की भी बनती है। बजाय इसके कि वो अपने ऑफिस में रह करके लोगों को ये समझाएं, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को सड़कों पर उतरना चाहिए। जहां लाइनें लग रही हैं वहां जाकर लोगों को यह भरोसा दिलाना चाहिए कि किसी तरीके की कोई किल्लत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जमाखोरों द्वारा की गई पैदा स्थिति है। जमाखोरों के खिलाफ प्रशासन की हम बार बार आपसे कह रहे हैं, मदद कीजिए। अगर कोई गैस और तेल की किल्लत की बात कहे तो एक बार जरूर सोचिए ये कौन है। किल्लत वाली अफवाह में कहीं इनका आर्थिक या राजनीतिक लाभ तो नहीं है। आज हम आपसे यह भी कहेंगे कि थोड़ा अनुशासित भी बनिए, गैस तेल का होशियारी के साथ इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आज तो संकट नहीं है, लेकिन कल अगर संकट आए तो यही अनुशासन हमें बचाएगा भी। यानी मित्रों, एलपीजी और पेट्रोल डीजल की अफवाह फैलाकर मुनाफाखोर कमाई के अपने मिशन में लगे हैं। अफवाह के सहारे वो अपनी जेब भर रहे हैं। इसी तरीके के एक मिशन में शेयर बाजार के मुनाफाखोर भी लगे हुए हैं। वो भी युद्ध की इस आपदा को मुनाफे का अवसर बनाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं। ईरान युद्ध की वजह से किस तरह शेयर बाजार रिटेल निवेशकों के लिए घाटे का सौदा बन गया है, ये बताने से पहले आपको आज शेयर बाजार की स्थिति के बारे में जानना चाहिए।
सेंसेक्स में 2 दिन से जो तेजी बनी हुई थी वो आज टूट गई और बाजार लाल निशान में डूब गया। हफ्ते के आखिरी दिन सेंसेक्स में 1690 पॉइंट्स की गिरावट आई और ये एक बार फिर 74,000 के नीचे आ गया। वहीं निफ्टी में 487 पॉइंट्स की गिरावट आई और ये 23,000 के नीचे बंद हुआ। सोचिए, इससे पहले के कारोबारी दिन यानी बुधवार को सेंसेक्स में 1200 पॉइंट्स से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई थी, लेकिन अगले ही कारोबारी दिन सेंसेक्स लगभग 1700 पॉइंट टूट गया। इस गिरावट की वजह से निवेशकों को 9 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान हुआ। यह देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के बजट के लगभग बराबर है, यानी यूपी के बजट के बराबर नुकसान निवेशकों को एक ही दिन में हो गया। आज की गिरावट की सबसे बड़ी वजह प्रॉफिट बुकिंग को बताया गया, यानी 2 दिनों की शानदार रिकवरी के बाद मुनाफा कमाने के लिए निवेशकों ने बिकवाली कर दी। शेयर बाजार के इसी ट्रेंड से हम आपको आगाह कर रहे हैं। बाजार एक दिन बढ़ता है तो दूसरे दिन गिर जाता है। जितनी बढ़त नहीं होती उससे ज्यादा गिरावट आ जाती है और इसका नुकसान स्वाभाविक रूप से छोटे निवेशकों को उठाना पड़ता है। बाजार बढ़ता है तो छोटे निवेशक मुनाफे की उम्मीद में पैसा लगाते हैं, लेकिन अगले ही दिन बाजार में बड़ी गिरावट आ जाती है। इससे रिटेल निवेशक की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। मुनाफा कमाना तो दूर, उल्टे जितना पैसा उसने बाजार में लगाया वो भी फंस जाता है। आज की गिरावट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 24 और 25 मार्च को 2 दिनों में सेंसेक्स लगभग 2600 पॉइंट बढ़ा। छोटे निवेशकों को लगा कि बाजार बढ़ने वाला है, लेकिन आज एक ही दिन में लगभग 1700 पॉइंट्स की गिरावट आ गई। मित्रों, 2 दिन पहले शेयर बाजार इस उम्मीद में बढ़ा था कि मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम होने वाला है। इस आधार पर आज तो बाजार को और ज्यादा बढ़ना चाहिए था, क्योंकि ट्रंप ने ईरान को 10 दिन का समय और दे दिया। अब इस विश्लेषण को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप अपने पैसे को शेयर बाजार में डुबो रहे हैं। तो आज कायदे से शेयर बाजार बढ़ना चाहिए था, क्योंकि 2 दिन पहले ये सेंटीमेंट्स दिखाए गए, बताए गए कि ट्रंप ने चूंकि 5 दिन के लिए कहा है कि वो हमला नहीं करेंगे, तो इस वजह से हो सकता है शांति की स्थिति पैदा हो जाए। लेकिन आज तो 10 दिन बढ़ा दिए थे, फिर आज क्यों नहीं बढ़ा शेयर बाजार? ईरान भी अब मानने लगा है कि बातचीत चल रही है, जो उन्होंने कही थी। यह युद्ध विराम का सबसे बड़ा संकेत है। ऐसे में बाजार में आज फिर तेजी आनी चाहिए थी, लेकिन एक रिटेल निवेशक की सामान्य सोच के उलट बाजार में आज भारी गिरावट आ गई। मित्रों, आज हमने ईरान युद्ध शुरू होने के बाद बाजार के उथल पुथल के आंकड़े जुटाए। युद्ध शुरू होने से पहले सेंसेक्स 81,287 पर था। आज युद्ध के 28वें दिन शेयर बाजार 73,583 पर बंद हुआ, यानी 4 हफ्तों के युद्ध में शेयर बाजार में 7,704 पॉइंट्स की गिरावट आई है। इस तरह 28 दिनों के युद्ध में शेयर बाजार 9% से ज्यादा गिरा है। युद्ध शुरू होने के बाद से बीएसई के मार्केट कैपिटलाइजेशन में 41 लाख करोड़ की गिरावट आई है, यानी निवेशकों के 41 लाख करोड़ रुपए डूब गए। मित्रों, पूरे युद्ध काल के दौरान बाजार में उथल पुथल की स्थिति है। 1 या 2 दिन बाजार बढ़ता है, उसके बाद गिर जाता है। जितनी तेजी नहीं आती उससे ज्यादा गिरावट आ जाती है। गिरने के बाद बाजार फिर ऊपर चढ़ता है, यानी जिनको मुनाफा कमाना होता है वो वक्त देखकर बाजार से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो आम निवेशक है वो पैसा कमाने की उम्मीद में फंसा रह जाता है, नहीं तो घाटा उठाता है। युद्ध शुरू होने के बाद 18 कारोबारी दिनों में से 14 दिनों में गिरावट आई, जबकि सिर्फ 4 दिन ही तेजी रही है। यह शेयर बाजार की स्वाभाविक चाल नहीं है। अगर युद्ध की वजह से वाकई बाजार के लिए बहुत बड़ा संकट है तो इसे लगातार गिरना चाहिए था। अगर बहुत बड़ा संकट नहीं है तो इतनी बड़ी गिरावट नहीं आनी चाहिए थी। इस गिरावट का सबसे बड़ा नुकसान रिटेल निवेशकों को हो रहा है, जो गलत समय पर शेयर खरीद लेते हैं और गलत समय पर ही बेचते भी हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान सेंसेक्स में बढ़ोतरी की वजह से बड़ी संख्या में आम लोगों ने निवेश के लिए शेयर बाजार की तरफ रुख किया। इसका पता डीमैट खातों की संख्या से चलता है, जो शेयर और म्यूचुअल फंड की खरीद बिक्री के लिए जरूरी है। 2020 से 2025 के बीच डीमैट खातों में 5 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। 2020 में 4 करोड़ की तुलना में 2025 में 21 करोड़ से ज्यादा डीमैट खाते खुल गए। यह शेयर बाजार को लेकर लोगों का भरोसा था। खासतौर पर नौजवानों के लिए शेयर बाजार पैसा कमाने का सबसे बड़ा जरिया बन गया। 75% नए डीमैट खाते 30 वर्ष से कम उम्र के युवा खोल रहे हैं। छोटे शहरों और गांवों से आने वाले निवेशक भी बड़ी संख्या में डीमैट खाते खोल रहे हैं।
शेयर बाजार से पैसा कमाने को लेकर लोग इतने आश्वस्त हो गए कि अब लोग बैंकों में पैसा रखने की जगह शेयर और म्यूचुअल फंड में लगाने लगे हैं। इसके पीछे उम्मीद ये कि शेयर बाजार में पैसा लगाने से ज्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन हो रहा है उल्टा। सिर्फ युद्ध के 4 हफ्तों के दौरान बाजार 9% से ज्यादा गिर गया है। इसके पीछे भी पैटर्न है। पहले ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम की अफवाह फैलाई जाती है, जबकि जमीनी स्तर पर कोई युद्ध विराम नहीं हुआ। इससे बाजार में लगभग 4% की बढ़ोतरी होती है। यह बढ़ोतरी देखकर रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं और बाजार में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो ऊंचे दाम पर बेचकर बाहर निकल जाते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के जरिए गलत जानकारी देकर भी रिटेल निवेशकों से छोटी कंपनियों के शेयर खरीदवाए जाते हैं। दाम बढ़ते ही बड़े खिलाड़ी शेयर बेच देते हैं। बाजार गिरने पर छोटे निवेशक फंस जाते हैं और जब सेंसेक्स बढ़ता है तो बड़े खिलाड़ी निकल लेते हैं। डीएनए मित्रों, पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब रिटेल निवेशक इस जाल में फंस चुके हैं। 1992 में हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर शेयर के दाम बढ़ाए। रिटेल निवेशकों ने ऊंचे दाम पर खरीदा। जब घोटाले का पर्दाफाश हुआ तो छोटे निवेशकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। 1999-2001 के दौरान केतन पारिक ने आईटी स्टॉक को बढ़ाया। आईटी स्टॉक को भागते देख छोटे निवेशकों ने जमकर खरीदारी की। घोटाला सामने आने पर छोटे निवेशक फंस गए। 2020 में कोविड क्रैश के दौरान एफआईआई और बड़े निवेशकों ने सस्ते दाम पर शेयर खरीदे, जबकि छोटे निवेशक पैनिक सेलिंग करते रहे। बाद में सेंसेक्स 60,000 के पार चला गया। यहां भी बड़े निवेशकों ने कमाया, जबकि छोटे निवेशकों ने गंवाया। शेयर बाजार में जिस तरीके की उथल पुथल चल रही है, उसमें छोटे निवेशकों के लिए मौजूदा समय सोच समझकर फैसला लेने का है। ऐसा ना हो कि मुनाफे की उम्मीद में आपका पैसा डूब जाए या घाटे की उम्मीद में आप नुकसान उठाकर बाजार से बाहर निकल जाए। मित्रों, शेयर बाजार जैसी चाल सोने चांदी की भी है। जिस तरह शेयर बाजार बढ़त के बाद गिर जाता है, उसी तरह सोने चांदी की चाल भी अनिश्चित है। युद्ध के दौरान तो सोने चांदी के दाम में और भी अनिश्चितता की स्थिति बन गई है। आज सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमत में फिर से गिरावट आई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 3,263 रुपए घटकर 1,43,000 रुपए के करीब आ गया। दूसरी तरफ चांदी में ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। 1 किलो चांदी की कीमत 13,167 रुपए घटकर 2,22,000 रुपए के आसपास आ गई। यानी युद्ध के दौरान सोने चांदी की कीमत में गिरावट का जो नया ट्रेंड बना है वो जारी है। हालांकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने चांदी की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब से कुछ देर पहले सोना जहां 6,000 रुपए के आसपास बढ़ गया है, वहीं चांदी के दाम भी 13,000 रुपए की तेजी उसमें देखने को मिली। इसका असर कल सर्राफा बाजार में देखने को मिलेगा। मित्रों, युद्ध के असर से रुपया भी नहीं बचा है। $1 के मुकाबले रुपया आज 94 को पार करते हुए 95 के पास पहुंच गया। आज एक ही दिन में रुपया 86 पैसे गिरा। ईरान युद्ध शुरू होने के समय भाव $1 के मुकाबले 91 रुपए का था, लेकिन पिछले 28 दिनों में यह लगभग 4% गिर चुका है। जो मुनाफाखोर बाजार में जाल बिछाकर आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको यह मौका देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद अब ईरान के जाल में फंस गए। अब हम ट्रंप को फंसाने वाले ईरान के वॉर प्लान का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, स्थिति यह आ गई है कि ट्रंप बार बार ईरान के पावर प्लांट पर हमले की डेडलाइन बढ़ा रहे हैं। इसके बावजूद ईरान वार्ता के लिए तैयार नहीं है। अब एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने डेडलाइन को बढ़ाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा, ईरान सरकार के अनुरोध के बाद मैं ऊर्जा संयंत्रों को नष्ट करने की अवधि को 10 दिनों के लिए स्थगित कर रहा हूं। बातचीत जारी है और लोगों के विपरीत बयानों के बावजूद यह बहुत अच्छी चल रही है। मित्रों, ट्रंप के इस दावे को अमेरिका और ईरानी मीडिया ने खारिज कर दिया। ईरान के नेताओं ने भी कहा, ना तो अमेरिका से बातचीत चल रही है और ना ही ईरान ने हमले की डेडलाइन बढ़ाने का आग्रह किया है। इसके अलावा ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमले भी कर रहा है। आज ईरान ने इजराइल के तेल अवीव और हाइफा में हमला किया। सऊदी अरब के अमेरिकी बेस और यनबू रिफाइनरी पर हमला किया। इसके अलावा यूएई के अबू धाबी और कुवैत पर भी ईरान की मिसाइल और ड्रोन गिरे। इसका मतलब ईरान आक्रामक है और अमेरिका बचाव की मुद्रा में नजर आ रहा है। आज आपको समझना चाहिए, आखिरकार शक्तिशाली देश अमेरिका के सामने ईरान हथियार क्यों नहीं डाल रहा। ईरान को क्यों लगता है कि इस युद्ध में उसकी स्थिति बहुत मजबूत है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ कौन सा वॉर प्लान तैयार किया है जो सफल होता दिखाई दे रहा है, और इससे परेशान ट्रंप युद्ध से अब कैसे भाग रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले ईरान के वॉर प्लान की सबसे महत्वपूर्ण बात को समझ लीजिए।
ईरान ने कभी नहीं सोचा कि वो अमेरिका और इजराइल से सीधे सैन्य टक्कर लेगा। तेहरान को बहुत अच्छी तरह पता है सैन्य ताकत में वो अमेरिका और इजराइल के सामने कहीं नहीं टिकता। इसीलिए उसने पिछले 20 वर्षों में इन देशों से लड़ने की अलग रणनीति तैयार की। आज हमने आपके लिए अमेरिका और ईरान की रणनीति का तुलनात्मक विश्लेषण भी तैयार किया ताकि आप समझ सकें किसकी रणनीति सही साबित हो रही है। मित्रों, अमेरिका की रणनीति बड़े ईरानी नेताओं को मारने की है, जबकि ईरान की रणनीति तेल संकट से वैश्विक महंगाई बढ़ाने की है। ट्रंप इस बात पर खुश होते हैं कि उन्होंने समंदर में ईरान के कितने जहाज नष्ट कर दिए, जबकि ईरान देखता है ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग कितनी गिर गई। अमेरिकी सेना 70 के दशक वाले ईरानी लड़ाकू विमानों को गिराकर जश्न मनाती है, जबकि ईरान देख रहा है अमेरिकी हथियार भंडार कितने खाली हुए। अमेरिका की रणनीति ईरानी मिसाइल लॉन्चर को खत्म करना है, जबकि ईरान की नजर इस बात पर टिकी है युद्ध आगे बढ़ने से अमेरिका को मिलने वाले कर्ज का ब्याज कितना बड़ा है। अमेरिका और इजराइल ईरानी परमाणु ठिकानों पर बमबारी को जीत मान रहे हैं, लेकिन ईरान रूस और चीन के मिल रहे समर्थन को बढ़त मान रहा है। मित्रों, सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका और इजराइल का फोकस ईरान को सैन्य नुकसान पहुंचाना है, जबकि ईरान का फोकस अमेरिका का आर्थिक और राजनीतिक उस पर दबाव बढ़ाना है। यही ईरान का असली खेल है, और जब कोई अपने खेल में जीत रहा हो तो खेल खत्म नहीं करता। अब आप एक एक करके समझिए किस तरह ईरान की रणनीति हर मोर्चे पर सही साबित हो रही है, जिससे ट्रंप की बेचैनी बढ़ रही है। मित्रों, ईरान की पहली बड़ी जीत अमेरिका के कर्ज पर ब्याज की बढ़ोतरी के नए आंकड़े हैं। 28 फरवरी यानी युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिकी कर्ज पर ब्याज में 40 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हो गई। इसका मतलब अमेरिका ने जो कर्ज लिया उस पर उसे %0.5 ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा। अमेरिका पर कुल कर्ज $39 ट्रिलियन है, और इसलिए %0.5 ब्याज बढ़ने का मतलब उसे $195 बिलियन यानी लगभग 18 लाख करोड़ रुपए सालाना और चुकाने होंगे। यह रकम पाकिस्तान के सालाना बजट का 3 गुना है, यानी पाकिस्तान इतनी रकम से 3 साल तक चल सकता है। और ईरान युद्ध के बाद सिर्फ बढ़ा हुआ ब्याज देने में ट्रंप को यह रकम खर्च करनी होगी। आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका को बड़ा झटका जापान से भी लग सकता है, जिसकी तेल आपूर्ति इस युद्ध से बाधित हुई है। तेल खरीदने का खर्च बढ़ने से जापान की मुद्रा येन लगातार कमजोर हो रही है। जापान में येन की खतरे की सीमा को 160 माना जाता है। फिलहाल जापानी मुद्रा कमजोर होकर 159.5 पर पहुंच गई है, यानी $1 खरीदने के लिए इतने येन खर्च करने पड़ रहे हैं। मित्रों, जापान अमेरिका का बड़ा कर्जदाता है। जापान ने बड़ी संख्या में यूएस बॉन्ड खरीद रखे हैं। अमेरिका किसी देश से कर्ज लेने के लिए उसे यूएस बॉन्ड बेचता है और उस पर ब्याज चुकाता है। अगर जापानी येन और गिरता है तो उसे अपनी मुद्रा बचाने के लिए यूएस बॉन्ड बेचने पड़ेंगे। इससे बाजार में यूएस बॉन्ड की कीमत गिर जाएगी और अमेरिकी कर्ज पर ब्याज और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसे भी ईरान की जीत कहा जाएगा। पिछले साल के मुकाबले इस साल दुनिया में सामान बनाने और सामान खरीदने की लागत 3% तक बढ़ चुकी है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। युद्ध की वजह से कच्चा तेल 40% महंगा हुआ है, जिसका सीधा असर सामान बनाने और ट्रांसपोर्ट की लागत पर पड़ रहा है, यानी महंगाई और बढ़ेगी। आने वाले महीनों में जारी होने वाली महंगाई के आंकड़ों में यह नजर भी आएगा। ईरान की रणनीति साफ है, तेल बाजार में अस्थिरता बनाए रखो, महंगाई को वैश्विक अर्थव्यवस्था में फैलाते रहो, जिससे अमेरिकी नागरिक खुद अपने राष्ट्रपति पर दबाव बनाएंगे। मित्रों, ईरान की इस रणनीति का असर भी दिखाई दे रहा है। हमने आपको अमेरिका में ट्रंप की गिरती अप्रूवल रेटिंग की खबर दिखाई थी। अमेरिका में युद्ध के बाद ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 47% से गिरकर 36% पर आ गई है। अप्रूवल रेटिंग बताती है लोगों को कोई नेता या सरकार कितनी पसंद है। ईरान की रणनीति है ये युद्ध जितना लंबा चलेगा, अमेरिका में उतनी महंगाई बढ़ेगी, ट्रंप की रेटिंग में उतनी गिरावट आएगी। इससे ट्रंप पर घरेलू राजनीतिक दबाव और ज्यादा बढ़ेगा। यह दबाव ट्रंप को ईरान की शर्तों पर युद्ध खत्म करने के लिए मजबूर करेगा। अमेरिकी नागरिक ट्रंप पर दबाव बढ़ाने भी लगे। मित्रों, कल अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला है, जिसका नाम नो किंग्स प्रोटेस्ट रखा गया है। इसका मतलब अमेरिका की जनता लोकतंत्र में तानाशाही का विरोध कर रही है। अमेरिका में यह प्रदर्शन एक साथ 3000 से ज्यादा जगहों पर होने जा रहा है। इसकी मुख्य वजह अमेरिका में महंगाई, ईंधन कीमतों की बढ़ोतरी, नौकरियों की कमी, ईरान युद्ध का विरोध और ट्रंप पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अब आप समझिए, यह खबर ईरान की जीत क्यों है।
ईरान में सत्ता बदलने के लिए ट्रंप का प्लान याद कीजिए। पहले चरण में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, अली खामनेई जैसे बड़े नेताओं को मार दिया, ईरान की सैन्य ताकत को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इसके बाद अमेरिका को उम्मीद थी ईरान के अंदर लोग विद्रोह करके सत्ता परिवर्तन कर देंगे, लेकिन हो क्या रहा है? युद्ध के 28 दिन खत्म होने के बाद खबर आई है अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ 3000 से ज्यादा जगहों पर एक साथ प्रदर्शन किया जाने वाला है। अमेरिका में लोग ट्रंप को तानाशाह कह रहे हैं, यानी ट्रंप का दांव उन पर ही उल्टा पड़ रहा है। मित्रों, ईरान को यह भी पता है अमेरिका के पास असीमित हथियार भंडार नहीं है। अमेरिका और इजराइल ने युद्ध के शुरुआती 16 दिनों में 11,000 से ज्यादा बम और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था। आज युद्ध का 28वां दिन है, यानी अमेरिका का हथियार भंडार और कम हो गया होगा। नेटो महासचिव मार्क रूट ने 2025 में बताया था रूस अमेरिका समेत पूरे नेटो देशों में 4 गुना हथियार बना रहा है, यानी दुनिया में हथियार भंडार का संतुलन अब बदल रहा है। इधर अमेरिका ने जो हथियार ईरान में इस्तेमाल किए उन्हें बनाने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत है जो चीन के पास है। ट्रंप भी जानते हैं इस वक्त ये क्रिटिकल मिनरल ईरान को मिलना आसान और अमेरिका को मिलना मुश्किल है। इसलिए ईरान को लगता है हथियार कम होने से अमेरिकी हमलों की तीव्रता कम होगी और ईरान तब तक टिका रहा तो शक्ति संतुलन उसकी तरफ झुकने लगेगा। मित्रों, एक सच्चाई यह भी है कि इस वक्त रूस और चीन से ईरान को पूरा सहयोग मिल रहा है। भारत, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश अपना तेल हॉर्मुज से पास करवाने के लिए ईरान के संपर्क में है। अब ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकरों से वसूली कर रहा है, यानी उसको आय का अच्छा साधन भी मिल गया है, जिससे ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना बहुत मुश्किल है। अब तो एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि युद्ध अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के पूर्व प्रमुख सर एलेक्स यंगर ने माना है अमेरिका ने ईरान की ताकत को आंकने में गलती कर दी। 2 हफ्ते पहले वॉर ईरान के हाथ में आ चुकी है और इस वक्त ईरान का हाथ युद्ध में ज्यादा मजबूत है। यही वजह है अमेरिका समझौते के लिए बेचैन है, जबकि ईरान लगातार युद्ध लड़ना चाहता है। IRGC के कमांडर भी कह रहे हैं यह हमारे लिए अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई है। इस लड़ाई में हम दुश्मनों को मारेंगे या फिर शहीद हो जाएंगे। दोनों ही परिस्थितियों में हम जीतेंगे। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, हम पीछे नहीं हटेंगे। और ईरान की इसी सोच ने अमेरिका को बैकफुट पर ला दिया। डीएनए मित्रों, युद्ध में अमेरिका बैकफुट पर जा सकता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्रंट फुट पर है। युद्ध की टेंशन से दूर ट्रंप लगातार अजीबोगरीब फैसले ले रहे हैं। ट्रंप की इन अजब गजब फैसलों का लेटेस्ट टारगेट बनी है अमेरिका की करेंसी यानी अमेरिकी डॉलर। अमेरिकी डॉलर के साथ ट्रंप ने क्या किया, यह समझने के लिए आपको व्हाइट हाउस से आई एक बड़ी खबर बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। मित्रों, अमेरिका के वित्त मंत्रालय की घोषणा के अनुसार अब अमेरिकी डॉलर पर डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर यानी दस्तखत छापे जाएंगे। अब तक डॉलर पर अमेरिका के वित्त मंत्री के दस्तखत होते थे, लेकिन अब यह परंपरा बदल जाएगी। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के मुताबिक जून 2026 से ट्रंप के हस्ताक्षर वाले डॉलर छपने शुरू हो जाएंगे। अमेरिकी डॉलर को नोट वाली करेंसी के तौर पर 1861 में लाया गया था। पिछले 165 साल में यह पहला मौका होगा जब अमेरिकी डॉलर पर किसी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे। आज तक दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी डॉलर पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों की तस्वीर होती थी। डॉलर पर अमेरिका के सम्मानित सैन्य कमांडरों और अमेरिकी इतिहास से जुड़े प्रतीकों की तस्वीरें छप चुकी हैं, लेकिन हस्ताक्षर हमेशा वित्त मंत्री के ही रहे हैं। अमेरिकी वित्त विभाग की दलील है कि अमेरिका की स्वतंत्रता के 250 साल पूरे होने के मौके पर यह परंपरा बदली जा रही है, लेकिन यह अमेरिका समेत पूरी दुनिया को पता है कि इस कदम का आजादी के जश्न से कुछ लेना देना नहीं है। यह सिर्फ ट्रंप की सेल्फ ऑब्सेशन यानी उनके खुद से अति प्रेम का नतीजा है। ऐसी ही फैसलों की वजह से कहा जाने लगा है कि ट्रंप खुद को राष्ट्रपति नहीं बल्कि अमेरिका का राजा मानने लगे। ट्रंप ने किस तरह अमेरिका को अपनी सल्तनत में बदल दिया है, इससे जुड़ी जानकारी भी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको अमेरिकी डॉलर के इतिहास के कुछ दिलचस्प तथ्य बहुत ही ध्यान से देखने चाहिए। मित्रों, अमेरिका के बाशिंदों ने डॉलर का नाम सबसे पहले 16वीं शताब्दी में सुना था। उस दौर में स्पेन के सिक्के अमेरिका में चलते थे। इन सिक्कों को स्पेनिश सिल्वर डॉलर यानी चांदी का डॉलर कहा जाता था। 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता मिली और वर्ष 1794 में पहली बार अमेरिकी डॉलर को सिक्कों के रूप में ढाला गया। 1861 में पहली बार डॉलर को नोट वाली करेंसी बनाया गया।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रयोग की जाने वाली करेंसी के तौर पर अपनाया गया। जिस डॉलर ने बदलती हुई दुनिया देखी, जिस डॉलर की धुरी के इर्द गिर्द आज भी दुनिया भर के व्यापार चलते हैं, ट्रंप उस डॉलर की शक्ल बदलने जा रहे हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है ट्रंप ऐसे राजा बन गए हैं जो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। ट्रंप की इन मनमर्जियों को गौर से समझने के लिए आपको ट्रंप के हस्ताक्षर से की गई कुछ नियुक्तियां भी गौर से देखनी चाहिए। इस लिस्ट में पहला नाम है ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर का। कुशनर को प्रशासनिक सेवाओं का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन ट्रंप सरकार में उन्हें शांति और स्थिरता कायम करने की जिम्मेदारी दी गई है। ट्रंप के पूर्व बिजनेस पार्टनर स्टीव विटकॉफ को मिडिल ईस्ट के लिए विशेष दूत नियुक्त किया गया है। ट्रंप की एक और पूर्व बिजनेस पार्टनर लिंडा मैकमोहन को शिक्षा मंत्री का पद दिया गया है। मंत्री बनने से पहले लिंडा ने एक राज्य के शिक्षा बोर्ड को संभाला था। इससे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में उनका कोई योगदान नहीं। ट्रंप ने अपनी बहू लारा ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी में बड़ा पद दिया है। मित्रों, ये किरदार और नियुक्तियां बताते हैं कि अमेरिका में ट्रंप का परिवार ही सरकार है। कैबिनेट और अहम पदों पर अपनी मनमर्जी चलाने के बाद अब ट्रंप ने डॉलर की शक्ल बदलने का फैसला किया है। ट्रंप के सिग्नेचर वाले नोट छापने में कितना खर्च होगा, हम आपको यह अनुमान भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको अमेरिकी डॉलर के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी बताने जा रहे हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि डॉलर का नोट कागज से नहीं बनता। डॉलर का नोट बनाने के लिए कपास और लिनन का इस्तेमाल किया जाता है। डॉलर के में 75% कपास और 25% लिनन होता है। इसी वजह से अगर कोई शख्स डॉलर को 4000 बार भी मोड़ देगा तब भी डॉलर फटेगा नहीं। 1934 में सबसे बड़ी वैल्यू का डॉलर छापा गया था। इसको गोल्ड डॉलर का नाम दिया गया। आज के हिसाब से इस गोल्ड डॉलर की वैल्यू तकरीबन 95 लाख रुपए है। अमेरिका के वित्त विभाग के मुताबिक आज 45 से 50% डॉलर अमेरिका के बाहर है। अलग अलग देशों ने व्यापार के लिए ये डॉलर अपने बैंकों में जमा कर रखे हैं। डॉलर को डर्टी मनी भी कहा जाता है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक $1 के तकरीबन 90% बैक्टीरिया उसमें मिला होता है और 7% में वायरस पाए गए। अमेरिका की एक स्टडी में सामने आया कि बड़ी संख्या में डॉलर पर कोकीन जैसे ड्रग्स के हिस्से भी पाए गए। अमेरिकी वित्त विभाग ने कहा है कि सिर्फ $100 पर ही ट्रंप के हस्ताक्षर छापे जाएंगे। प्लान के मुताबिक ट्रंप के हस्ताक्षर वाले ऐसे तकरीबन $75 करोड़ छापे जाएंगे। $1 को छापने की कीमत तकरीबन 12 रुपए है, यानी अमेरिका की तिजोरी से नोटों को छापने के लिए 900 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यह है ट्रंप की सनक की वो कीमत जो अब अमेरिका चुकाएगा। मित्रों, युद्ध के दौरान ट्रंप डॉलर पर दस्तखत छपवा रहे हैं तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी रणनीतिक बिसात बिछा रहे हैं। अब हम आपके सामने ईरान युद्ध में जिनपिंग के नफे नुकसान का विश्लेषण करने जा रहे हैं। इस विश्लेषण को समझने के लिए आपको अमेरिका से आई एक बड़ी खबर बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। मित्रों, अमेरिकी खुफिया विभाग के मुताबिक युद्ध के दौरान ईरान को चीन से मदद मिल रही है। चीन की एक कंपनी ईरान को लगातार इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने वाले उपकरण भेज रही है। इन चिप्स का इस्तेमाल शाहिद जैसे ड्रोन्स बनाने में किया जा रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक यह सप्लाई पिछले 1 साल से चल रही थी और ये अब भी जारी है। चीन की जिस कंपनी पर आरोप लगे हैं उसे अमेरिका ने लंबे वक्त से ब्लैकलिस्ट कर रखा है, यानी इस कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने पर अमेरिका ने बैन लगा रखा है।